हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 ह्यूमन सिस्टम के जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट था उसको हम क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, उसके साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, इसको कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में सेलाइवा है, सेलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेंक्रियाज है, इनको हमने पढ़ लिया था। अब हम लास्ट में जो ये टेबल थे ये क्लियर कर रहे थे, जिसमें टेबल का आधा हिस्सा हमने पहले वाले वीडियो में क्लियर कर लिया था। अब हम इसके सेकंड पार्ट को समझेंगे। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस है वो सीक्रेट करती है। इसमें कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं? देखिए, एंटेरोकाइनेज, सबसे पहले देखिए एंटेरोकाइनेज, फिर डाईपेप्टाइडेज, डाईसैकेराइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये सभी शामिल हैं। तो जब जिनमें एज लग जाता है, क्या लग जाता है? एज, तो वो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। जैसे प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले न्यूक्लिएज, लाइपेज, लिपिड को तोड़ने वाले लाइपेज, तो उनमें एज लग जाता है तो वो ब्रेकिंग डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं, मतलब डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ये इंटेस्टाइनल जूस में पाए जा रहे हैं। मतलब इंटेस्टाइन के द्वारा जो जूस सेक्रेट किया जा रहा है उसमें ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और इसकी लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब लगभग जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो देखिए, इसमें जो ट्रिप्सिनोजन है वो किस में चेंज हो जाता है? ट्रिप्सिन। किसकी मदद से? एंटेरोकाइनेज की मदद से। और इसमें इनएक्टिव पेप्टाइड है वो तैयार होते हैं। पेप्टाइड किसके भाग होते हैं? ये हमने पहले वाले वीडियो में क्लियर कर लिया है। पेप्टाइड किसके भाग होते हैं? प्रोटीन के। तो जनरली जो ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन है वो किसके लिए काम आएगा? प्रोटीन के लिए। फिर उसके बाद में डाईपेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड की ड्यूअल जो चेन होती है वो टूटेगी। तो पेप्टाइड किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया है कि एमिनो एसिड से पेप्टाइड से प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन टूटने से सबसे पहले पेप्टाइड बनते हैं और पेप्टाइड टूटने से एमिनो एसिड बनते हैं। और ये किसकी मदद से बनते हैं? डाईपेप्टाइड है तो किसकी मदद से टूटेगा? डाईपेप्टाइडेज की मदद से टूटेगा। फिर देखिए माल्टोज है, क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये हमने क्लियर कर लिया है कि सुक्रोज किससे मिलकर तैयार होता है? माल्टोज से। और माल्टोज किससे तैयार होता है? ग्लूकोज से। तो सुक्रोज टूटेगा तो माल्टोज बनेगा, माल्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। अब इसमें माल्टोज है, किसकी मदद से टूटेगा? माल्टेज की मदद से। फिर लैक्टोज है, किसकी मदद से टूटेगा? लैक्टोज की मदद से, जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनेंगे। फिर सुक्रोज है तो सुक्रोज के टूटने से क्या बनेगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। और इससे ये यहाँ पर सुक्रोज है सीधे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है, जबकि सुक्रोज है पहले किस में चेंज होता है? जो माउथ में, वो माल्टोज में चेंज होता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डाइसैकेराइड एंड मोनोग्लिसराइड की। अब जो डाइसैकेराइड और मोनोग्लिसराइड ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बने हुए थे। ये हमने पढ़ लिया है, पहले से ही समझ रखा है। ठीक है। ग्लिसराइड किससे मिलकर बने होते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से। तो जब ये ग्लिसराइड्स टूटेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनेंगे। और किसकी मदद से ये काम हो रहा है? लाइपेज की मदद से। क्योंकि ग्लिसराइड किस में होते हैं? लिपिड के अंदर होते हैं। और लिपिड के अंदर होने की वजह से कौन से एंजाइम के द्वारा टूटेंगे? लाइपेजेज एंजाइम के द्वारा टूटेंगे। फिर आगे देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स है वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की मदद से टूटते हैं। और इसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है। न्यूक्लियोटाइड के टूटने से क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा और न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड बनता है, न्यूक्लियोसाइड से फिर न्यूक्लियोटाइड बनता है, न्यूक्लियोटाइड से फिर डीएनए और आरएनए ये तैयार होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के टूटने से न्यूक्लियोसाइड बनेगा और इसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनते हैं। फिर देखिए, न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा और न्यूक्लियोसाइड के टूटने से नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर बनेगी। क्योंकि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से न्यूक्लियोसाइड बनता है और न्यूक्लियोसाइड के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है और न्यूक्लियोटाइड के मिलने से फिर डीएनए आरएनए ये तैयार होते हैं। तो हमने डाइजेशन को आज
कंप्लीट कर लिया है, डाइजेशन को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है, जिसमें ग्लैंड्स काम में आती है और एलिमेंट्री कैनाल काम में आती है, और कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है और किस एंजाइम के द्वारा किस प्रकार का वर्क किया जाता है, वो हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। और अगर आपको वो समझ में नहीं आया है अभी तक, तो एक बार वीडियो को रिवाइज़ करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आज रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लास 7 में भी चल रहा है, तो आप वहाँ पर भी क्लास 7 का जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देख सकते हैं, इसको इजीली समझने के लिए, ठीक है। तो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 10 के लिए है, ठीक है। रेस्पिरेशन, यहाँ से हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद में इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेस्पिरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर बायोलॉजिकल वर्क। इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है। जैसे इसमें कार्बन होता है, मान लीजिए ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अगर मिक्स हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इससे क्या बनेगी, CO2। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन मिक्स होकर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, और इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये रेस्पिरेशन किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। इससे पहले ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है, जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अभी हम सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ से ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में एनर्जी भी बनती है। क्या बनती है, साथ में एनर्जी भी बनती है। तो ये रिएक्शन लिख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंप्लीटेड ऑफ 3 मेन सेक्शंस। कितने सेक्शन होते हैं इसमें, 3। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। 3 भाग होते हैं, अपर ऊपर वाला, लोअर रेस्पिरेटरी मतलब नीचे वाला भाग, और रेस्पिरेटरी मसल्स मतलब जो रेस्पिरेशन के दौरान मसल्स काम में आती है वो। तो इसके 3 भाग होते हैं। देखिए इसमें अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, नासल कैविटी, फेरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रेकिया। और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड एल्वियोली, डायफ्राम इसमें शामिल किए जाते हैं। और ये डायफ्राम वाला पार्ट है, ये मसल्स में शामिल होता है तीसरे वाले भाग में। और ये 1, 2, 3 यहाँ तक के भाग क्या इसमें आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इसलिए टोटल कितने भाग हो गए, 3। देखिए यहाँ पर डायग्राम में हम इसको समझते हैं। नसल पेसेस, इसमें नाक कितने होती हैं हमारी, 2 नासल कैविटीज़ होती है, 2 नासल कैविटीज़ होती है। उसके बाद में फेरिंग्स वाला पार्ट होता है, फेरिंग्स है उसके 3 भाग होते हैं, जिसको हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर कर लिया है। उसके बाद में लेरिंग्स वाला पार्ट आता है ट्रेकिया के नज़दीक, और फिर उसके बाद में क्या स्टार्ट होता है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद में क्या तैयार होती है, ब्रोंकस, और ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, और ब्रोंकियोल से वो किस में चली जाती है, एल्वियोली में। इसका मतलब एल्वियोली क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसकी, लंग्स की। मतलब सबसे छोटी यूनिट जो कि वर्क करती है लंग्स के अंदर, वो क्या होती है, एल्वियोली। इसको क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। और एल्वियोली से मिलने से लंग्स बनते हैं, और लंग्स के अंदर क्या आते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स बाहर किसकी तरफ कनेक्ट होते हैं, ब्रोंकस से। और ब्रोंकस किससे होता है, ट्रेकिया से। और ट्रेकिया किससे होता है, लेरिंग्स से। लेरिंग्स किससे होता है, नसल पेसेज से। और ये उल्टे पेड़ की तरह एक संरचना होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो देखिए यहाँ पर एक उल्टे पेड़ की संरचना बन रही है। जैसे पेड़ की जड़ें हैं, वो जड़ें वाला हिस्सा है, तने वाला भाग है वो ऊपर है, और जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्टम होता है जो कि उल्टे पेड़ की तरह उसका डायग्राम बनता है, तो कौन सा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसको नोज से स्टार्ट करेंगे। देखिए हम नोस्ट्रिल्स आर पेयर ऑफ स्लिट्स विच ओपन्स इनटू लेफ्ट एंड राइट नसल चैम्बर्स। नसल हमारे नाक के 2 चैम्बर होते हैं, जिनमें 2 पेयर्स ऑफ स्लिट्स होती है, मतलब नसल कैविटीज़ इसमें स्टार्ट होती है। नाक हमारे कितने होते हैं, 2 भाग होते हैं नाक के, ठीक है। तो इसको चैम्बर्स तक यहाँ तक कर लेंगे। उसके बाद में नासल कैविटी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नासल कैविटी पसेस ए
border of hairs that traps the dust particles and jumps in the air and filters them। यहाँ तक करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, नोज़ के अंदर, नसल कैविटी के अंदर इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो कि जब हम सांस लेते हैं तब डस्ट पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं, मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। इसके अलावा जम्स हवा के साथ में जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, मतलब नाक के द्वारा एंटर करने की कोशिश करते हैं, उनको इन बालों के द्वारा रोक लिया जाता है। फिर है माउथ, इट इज कंसिडर्ड एज सेकंड प्लेस थ्रू विच वी कैन टेक इन एयर। ये सेकंड प्लेस है किसके लिए? हवा को ग्रहण करने के लिए या इनहेलेशन के लिए। तब जब हमारी नाक बंद हो जाती है सर्दियों में, तब हम सेकंड पार्ट जो कि माउथ के द्वारा भी आसानी से क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसको कर लेंगे एयर तक। फिर देखिए फेरिंग्स वाला पार्ट, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट। फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर एयर। इसमें कॉमनली कॉल्ड, इसको थ्रोट कहते हैं, फेरिंग्स को मतलब गला कहते हैं। फेरिंग्स इज़ द कॉमन पैसेज एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए ये कॉमन पार्ट होता है। ठीक है, फेरिंग्स, और इसके 3 भाग होते हैं। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले ही क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो इसको फेरिंग्स से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड फूड तक कर लेंगे। फिर उसके बाद में लेरिंग्स। लेरिंग्स वाला मुख्य भाग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखिए लेरिंग्स है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया इज़ द लेरिंग्स। ट्रेकिया के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? लेरिंग्स कहलाता है। विच कंटेंस ए फ्लैप लाइक टिश्यू कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स ओपन एंड क्लोज टू मेक साउंड्स। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मतलब इस प्रकार से 2 संरचनाएं, पट्टियाँ होती है, और इनके सिकुड़ने और फैलने से क्या आवाज़ है, वो वाइब्रेशन होता है और उससे आवाज़ है वो निकलती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार से फ्लैप लाइक टिश्यूज़ होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड से ही हम आवाज़ निकाल पाते हैं। तो लेरिंग्स वाला पार्ट है वो किसके लिए मुख्यतया काम आता है? वोकल कॉर्ड के लिए। और वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है? आवाज़ को बनाना या साउंड को प्रोड्यूस करना, और फिर उनको शब्दों में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाता है? टंग के द्वारा किया जाता है। तो इसमें लेरिंग्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेरिंग्स से स्टार्ट करेंगे और साउंड तक इसको कर लेंगे। फिर है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ट्रेकिया। ट्रेकिया इट इज़ कॉमनली नोन एज विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं, हवा की पाइप कहते हैं। 5 इंच लॉन्ग, जो कि 5 इंच लंबी होती है। एंड इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी। और कहाँ पर लोकेटेड होती है? चेस्ट कैविटी में ये पाई जाती है। इट इज़ ए मेम्ब्रेनस ट्यूब सपोर्टेड बाई C-shaped कार्टिलेज रिंग्स। मेम्ब्रेनस होती है ये, मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, और किसके द्वारा सपोर्टेड होती है? C-shaped कार्टिलेज रिंग के द्वारा। इसमें सी के आकृति की कार्टिलेज रिंग पाई जाती है। द कार्टिलेज रिंग्स प्रोटेक्ट्स द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्स एंड इंजरी। और ये C-shaped जो कार्टिलेज रिंग है, ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है और उसके चोट लगने से बचाती है। जैसे एक कोई पाइप होता है और वो पाइप अगर सिकुड़ जाए, चिपक जाए, तो उसको नुकसान हो जाएगा, मतलब पानी है वो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा पाइप से। तो ऐसे ही हम आवाज़ नहीं निकाल पाएंगे, सांस लेना हमारा बंद हो जाएगा अगर हमारी ट्रेकिया है जो विंड पाइप है वो अगर पिचक जाएगी। तो इसको पिचकने से बचाने के लिए इसमें क्या होती है? C-shape की क्या पाई जाती है? कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है, जिससे ये सिकुड़ती नहीं है। क्या नहीं सिकुड़ती है? ट्रेकिया है वो सिकुड़ती नहीं है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये C-shaped कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ पर पाई जाती है? ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है, और ये इसको सिकुड़ने से बचाती है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, इंजरी तक उसको कर लेंगे। ट्रेकिया से लेकर इंजरी तक करने के बाद में ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल स्टार्ट करेंगे। ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया है उस 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। किस? लोअर एंड की तरफ। फिर है ब्रोंकस एंटर्स ईच लंग। जो ट्रेकिया 2 भागों में ब्रोंकस में डिवाइड हो गई है, और ये ब्रोंकस है वो फिर एंटर करते हैं लंग के अंदर। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन लंग्स टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और जो ब्रोंकाई है
वो ब्रोंकस, और ब्रोंकस से फिर उस छोटे छोटे आगे जो भाग बनते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल एंड्स इन ग्रेप लाइक क्लस्टर ऑफ टीनी एयर सेक्स कॉल्ड एल्वियोली। और ये जो स्मॉलेस्ट जो ब्रोंक्यूल है वो आखिर में कहाँ पर ख़त्म होती है, जो अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है जिसको एल्वियोली कहते हैं, वहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। एल्वियोली आर पाउच लाइक एयर सेक्स, ये थैली के समान संरचनाएं होती है। फाउंड एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल, और ये जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल होती है उसके एंड पे पाई जाती है। और यही जो एल्वियोली है यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और ये पाउच छोटे छोटे पाउच होते हैं, थैली के समान संरचनाएं होती है जिनमें हवा भरी हुई होती है, और इन्हीं से हवा को बाहर निकाला जाता है और हवा को अंदर लिया जाता है। तो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया से फिर उसके बाद में क्या निकलेंगी, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकस, और ब्रोंकस है फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। और ये ब्रोंक्यूल्स है फिर पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं, थैली समान संरचनाएं हैं, उनसे जाकर मिल जाती है। तो लंग्स है वो दो होते हैं, लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में। दोनों ही साइड में जो एल्वियोली पाई जाती है उनसे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स है जो स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल्स है वो जाकर पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि एल्वियोली कहलाती है उनसे जाकर कनेक्ट हो जाती है। देखिए इसको एक बार थोड़ा सा हम डायग्राम से वापस से समझ लेते हैं। यहाँ पर यह ट्रेकिया है, ट्रेकिया वाले पार्ट से देखिए हम यहाँ से इसको समझना स्टार्ट करते हैं। यह ट्रेकिया है और ट्रेकिया से फिर भाग निकलते हैं यहाँ से, ये ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से फिर जो भाग लंग्स के अंदर एंटर करते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकस, और ब्रोंकस से फिर छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं दोनों ही साइड में, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और वो किस में जाकर फिर अटैच हो जाते हैं, एल्वियोली में। कहाँ पर अटैच हो जाते हैं, एल्वियोली के अंदर अटैच हो जाते हैं। तो ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद में एल्वियोली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, लंग्स की। द पेयर ऑफ लंग्स इज कॉनिकल इन शेप, जो पेयर है मतलब दो क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, और इसकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल होती है। कॉनिकल शेप कैसी होती है, इस तरीके से जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉनिकल होती है। तो ये किसकी संरचना है, कॉनिकल फ्लास्क, इसको क्या कहते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। और ये जो स्ट्रक्चर है वो कॉनिकल के जैसी है, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल होती है। एंड टेक्स अप मोस्ट ऑफ द चेस्ट एंड थोरेसिक कैविटी, और ये लगभग किसका पार्ट है वो कवर करते हैं, चेस्ट कैविटी का या थोरेसिक कैविटी का। लंग्स आर द मेन ब्रीथिंग ऑर्गन, और लंग्स ही क्या होते हैं, मेन ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं। ब्रीथिंग ऑर्गन मतलब ये ऑक्सीजन को लेने वाले और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने वाले जो मेन जो ऑर्गन है हमारी बॉडी में वो लंग्स ही होते हैं। तो लंग्स से स्टार्ट करके ऑर्गन्स तक करना है, फिर उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट एज द हार्ट इंट्रोड्यूस इनटू द लेफ्ट लंग्स एरिया ए बिट। मतलब जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है किसके मुकाबले, राइट लंग के मुकाबले। किसकी वजह से, हार्ट की वजह से, हार्ट की पोजीशन की वजह से जो लेफ्ट लंग है वो छोटा होता है राइट लंग के मुकाबले। द लेफ्ट लंग वाज 2 lobes, लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 lobes पाई जाती है। वाइल द राइट वन हैज़ 3, और जो राइट वाला पार्ट है उसमें कितने लोब्स होते हैं, 3। द डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स फॉर इट्स प्रोटेक्शन, और इसके चारों ओर एक ड्यूअल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम होता है। अब हम देखते हैं कि लंग यहाँ प्रोटेक्शन तक कर लेंगे, उसके बाद में देखिए लंग्स है, लंग्स में क्या क्या होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, और एल्वियोली इसमें शामिल होती है। इन सब के मिलने से क्या बनता है, लंग्स बनता है। और इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, एल्वियोली होती है। फिर रेस्पिरेटरी मसल्स, जो कि इसका तीसरा भाग है। अपर हो गया, फिर लोअर हो गया। अब हम रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स में आपको पूरा करना है, इसमें जो सभी भाग हैं वो आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ से इसको रेस्पिरेटरी मसल्स हेडिंग लिखने के बाद में, द रेस्पिरेटरी मसल्स आर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ ऑल द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द रिब केज।
रिब केज मतलब जो हमारी छाती वाला भाग है उसके अंदर रिब्स पाई जाती है और उससे एक पिंजर बनता है जिसको रिब केज कहते हैं। और रिब केज के अंदर ही जैसे हार्ट है, लंग्स है, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड हेल्प इन जनरेटिंग द ब्रीथिंग एक्शन, और ये किस में मदद करेगा? ब्रीथिंग एक्शन में मदद करेगा। तो एक्शन तक कर लेंगे इसको। मेन रेस्पिरेटरी मसल्स कौन कौन सी है देखिए। द डायफ्राम इज ए कर्व्ड सीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। जो कर्व्ड सीट होती है मसल की, जो कि किसके नीचे होती है? लंग्स के नीचे होती है, उसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। इट इज़ द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन के दौरान काम में आने वाली प्राइमरी मसल है, प्रारंभिक मसल है। इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग बाय मूविंग अप एंड डाउन, और ये ब्रीथिंग में मदद करती है क्योंकि ये इसमें मूवमेंट हो सकती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों साइड में मूवमेंट होने की वजह से ये चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ा सकती है और कम कर सकती है। इस तरीके से ये लंग्स की मदद करती है। एक बार इसकी पोजीशन है वो हम देख लेते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर, जैसे यहाँ पर, जैसे ये डायग्राम है, इसमें डायफ्राम शो नहीं कर रखा है, लेकिन इसमें डायफ्राम कहाँ होगा? इसमें इस वाले हिस्से में ये डायफ्राम है, ठीक है। अब जब ये ऊपर की साइड में आएगा तो जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, और अगर ये नीचे की साइड में ऐसे होता है तो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। देखिए, तो हवा है वो अंदर और बाहर डायफ्राम की मदद से होती है। तो ये प्रारंभिक क्या है? मसल है। डायफ्राम के बाद में देखिए अगला इंस्पिरेटरी मसल्स। इंस्पिरेटरी मसल्स मतलब अंदर की तरफ हवा को खींचने के लिए थोरेसिक कैविटी में रिब केज की मदद के लिए कौन सी मसल्स पाई जाती है? इंस्पिरेटरी मसल्स पाई जाती है, जिससे जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उसका आयतन बढ़ता है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ आती है। फिर एक्सपिरेटरी मसल्स। एक्सपिरेटरी मसल्स मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो एक्सपिरेटरी मसल्स है वो रिब केज को कंप्रेस करके उसके आयतन को कम कर देती है, वॉल्यूम को कम कर देती है, जिससे प्रेशर बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। एक्सेलेशन में ये मदद करती है। फिर देखिए इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी होती है? जो कि कोस्टल पार्ट में होती है इसके। एक बार इंटरकोस्टल मसल को हम डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स, जो ये वाली जो ग्रीन कलर के पास में जो सफ़ेद ऊपर से ये जो मसल्स आपको आती हुई दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? इंटरकोस्टल मसल्स होती है। और ये इंटरकोस्टल मसल्स है वो किस में मदद करती है? ब्रीथिंग में मदद करती है, ऑक्सीजन के अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। देखिए इंटरकोस्टल मसल्स आर ए सेट ऑफ मसल्स अटैच टू द रिब्स within the chest cavity that control the movement of the rib cage, और ये रिब केज की मदद करती है। और अभी हमने जो बात की है, जो जहाँ पर ये मसल्स पाई जाती है, जो रिब्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और उनको एक्सपेंड कर सकती है। देखिए एक बार वापस से इसको थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए ये जो रिब्स हैं, इनको जो ये मसल्स हैं इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और एक्सपेंड किया जाता है, जो कि किस में शामिल होती हैं? ये वाली जो रिब्स हैं यहाँ पर जो मसल्स होती हैं वो किस में शामिल होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स में शामिल की जाती है। अब ये कौन सी ये डायग्राम है किसका? ग्लोटिस, एपिग्लोटिस का पार्ट है। तो हमने ट्रेकिया को देख लिया। देखिए ट्रेकिया वाला पार्ट आ गया। फिर ईसोफेगस किसका फूड पाइप है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। और ट्रेकिया किसका पार्ट है? ट्रेकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। और वोकल कॉर्ड किस में होता है? लेरिंग्स वाले पार्ट में। और इसके ऊपर एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपी का मतलब ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर इस भाग को क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस। और बेस ऑफ द टंग, और ये टंग के जस्ट नीचे
टंग जहाँ से हमारी गले के अंदर जहाँ से चलना बनना स्टार्ट होती है वहाँ से नीचे वाला हिस्सा एपिग्लोटिस होता है, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पर जस्ट ग्लोटिस और ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस होता है। तो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके बाद में थर्ड पार्ट है रेस्पिरेटरी मसल्स को हमने समझ लिया है, पढ़ लिया है। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा आपको लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। वीडियो स्टॉप करने से पहले ये काम आपको ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।